अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे देखें, अब वही रिजल्ट को यूज़ किया कि वो जो होल इनवर्स था वो हमारे पास G2 के ऊपर आ जाएगा। तो अब देखें बेसिकली ये जो G1 है और G2 हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे पास G से बिलोंग कर रहे हैं। जब ये G से बिलोंग कर रहे हैं तो G हमारे पास एक ग्रुप है, तो उससे इनवर्स भी बिलोंग करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स कि अगर G2 G से बिलोंग कर रहा है तो G2 का इन्वर्स भी G से बिलोंग करेगा, और अगर मैं उसके ऊपर भी फाई अप्लाई करूंगा तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी को ही मैप करेगा। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा ई प्राइम डॉट ई प्राइम, और जब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोबारा हमारे पास ई प्राइम ही आ गया। इट मीन्स कि ए बी इनवर्स जो था बेसिकली ये भी किसको मैप कर गया, आइडेंटिटी को ही मैप कर गया। और ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास आइडेंटिटी को मैप करेंगे वो सारे के सारे कर्नल से बिलोंग कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी इनवर्स है हमारे पास वो बेसिकली के से बिलोंग कर जाएगा, यानी कि के से कर्नल में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि के हमारे पास सब ग्रुप हो गया है किसका, जी का। अच्छा, अब यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो दोबारा पूछ सकता है। भाई ये नोट्सों में सर के जो नोट्स हैं इसमें जो है होमोमॉर्फिज्म के ए बी इनवर्स के साथ भी होमो का साइन सर ने लगाया है। भाई वो ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, ए और बी मैंने नाम रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र ठीक। आएंगी जो कि नोट शीट से थोड़ी डिफरेंट होंगी। आपका अपना तरीका है क्योंकि ग्रुप थ्योरी है। आप बेसिकली ग्रुप थ्योरी तब कर सकते हैं, मैंने कल भी ये बताया था कि आप थ्योरम में अगर आपने आपको ये चीज़ पता चल गई ना कि हमें उसने क्या दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, आपका आधा थ्योरम हो जाता है। कंसेप्ट बाद में आते हैं, लेकिन पहले नंबर पे आपको किसी भी थ्योरम ठीक। का स्केच बनाना आना चाहिए कि हमसे पूछा गया है और हमें बताया गया है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, फिर आप थ्योरम खुद ब खुद लिख सकते हैं। और ये आप भूल ये बात मत मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे सर वैस के, यहाँ पे मैं तो नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना हुआ है कि वो पेपर जो होता है ना वो ज़्यादा कंसेप्चुअल बनाते हैं, यानी कि जिस बच्चे ने कंसेप्ट के साथ पढ़ा होगा ना उसके लिए पेपर करना आसान होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे करवाने का यही मकसद है, क्योंकि मैं कहता हूँ ये आप एग्जाम्पल्स इनकी ढूंढा करें। जब आप एग्जाम्पल्स को साथ मिलाया ठीक। करेंगे ना तो ये आपके पास खुद ब खुद प्रूव हो जाता है। अच्छा जी, किसी और बच्चे का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? लेकिन जी जी भाई। भाई यहाँ पे वो सर के थ्योरम के मुताबिक तो सर ने ए दो एलिमेंट जो लिए हैं ना, ए जी और बी, वो डोमेन से लिए गए हैं। जी और लेकिन जी, जी जी बोलें भाई। मैं कह रहा हूँ भाई जो दो एलिमेंट हमने आपस में ऑपरेट करवाए हैं ना, जी जी तो वो सर के जो सर ने ये थ्योरम सॉल्व किया उसमें डोमेन से वो एलिमेंट लिए गए हैं, भाई लेकिन आपने वो मेरी, ए को। हाँ जी, ये हमारे पास डोमेन से कैसे हो सकते हैं पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि ऊपर है फाई अप्लाई इनके, ए किसके इक्वल है फाई ऑफ G1, बी किसके इक्वल है फाई ऑफ G2। ये G1 और जी जी। G2 की इमेजेस हैं हमारे पास बेसिकली। जब हम किसी चीज़ के एलिमेंट के ऊपर मैपिंग को अप्लाई कर देते हैं ना तो वो एलिमेंट की इमेज बन जाती है। और इमेज कहाँ से होती है, कोड मेन से होती है बेसिकली। और कर्नल भी आपके पास कोड मेन में ही जाके बनता होता है। मीन्स कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर मैपिंग का डिफाइन करना जो हमें आइडेंटिटी आंसर दे किसकी, जो हमारे पास कोड मेन की आइडेंटिटी है, यानी कि जी प्राइम की। जी जी। तो हमारे पास हमेशा वो कोड अच्छा, मेन में से ही लेंगे। जो कर्नल फाई है ये भी तो हमारे पास कोड डोमेन के एलिमेंट देता है ना, जी हम उस बिल्कुल। मैपिंग। जी बिल्कुल, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, क्योंकि आंसर तो ई लेकिन सरों प्राइम। ने यहाँ पर जो हाँ जी। सरों ने जो एलिमेंट दोनों दोनों लिए हैं वो कर्नल फाई से लिए हैं, यानी उन्होंने इमेज से ही उठाए हैं वो दो एलिमेंट। तो भाई मैंने भी तो इमेजेस से ही उठाए हुए हैं दोनों एलिमेंट ए और बी। फाई ऑफ G1 और फाई ऑफ G2 ये दोनों हमारे पास इमेजेस हैं किसकी, G1 और G2 की। लेकिन वो एंड में जाकर वो भाई वो आप उसके ऊपर कोड ना ना डोमेन। उसी के ऊपर ना ना फोकस करें, वो उनका सर का तरीका अपना होगा, यहाँ पे मैंने अपने तरीके से किए हुए हैं काफी सारे क्वेश्चन। आपको इस चीज़ की समझ आई है जो मैंने आपको पढ़ाया? नहीं, ये तो बिल्कुल समझ आ हाँ गई। बस ठीक है, आप इसी तरीके से भी कर देंगे, ये भी ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद का कोई हमने, मसला था? नहीं नहीं इसमें कोई मसला नहीं होगा।
अच्छा, बस इसके बाद हमारे पास थैंक यू। आगे हमने ये चीज़ शो करनी है कि जो नॉर्मल की कंडीशन को, क्योंकि अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि के हमारे पास सब ग्रुप हो गया। अब के को जब हमने नॉर्मल शो करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, जी के जी इनवर्स को भी के से बिलोंग करवाना है। इट मीन्स कि जब मैं मैपिंग को जी के जी इनवर्स के ऊपर अप्लाई करूंगा और वो भी आइडेंटिटी को ही अगर मैप कर गई, तो इसका मतलब ये होगा कि जी के जी इनवर्स भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर गया है, के से बिलोंग कर गया। अब मैं लेट करता हूँ, यानी कि जी के जी इनवर्स के ऊपर फाई को अप्लाई करता हूँ। अब देखें, जो हमारे पास फाई मैपिंग थी वो होमोमॉर्फिज्म है। जब होमोमॉर्फिज्म है तो वो हर एलिमेंट्स के ऊपर अलग अलग डिफाइन हो जाएगी, यानी कि मैपिंग प्रिजर्व हो जाएगी। फाई ऑफ जी आ जाएगा, फाई ऑफ के आ जाएगा, फाई ऑफ जी प्राइम आ जाएगा। मीन्स के वो होमोमॉर्फिज्म, ये हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो के हमारे पास जो है, वो के जो है वो के से ही बिलोंग कर रहा है। ये हमने ऊपर पीछे भी कहा था कि जो दरमियान में हमने के यूज किया जी और जी प्राइम के, वो के से बिलोंग कर रहा है। और के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं जो कि आइडेंटिटी को मैप करते हैं। अब फाई ऑफ जी और फाई ऑफ जी इनवर्स हमारे पास सेम उसी तरीके से आ जाएगा, और जो फाई ऑफ के है वो ई प्राइम को मैप कर जाएगा, यानी कि उसी के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने आगे लिखा कि आइडेंटिटी के साथ जब किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट ही दोबारा आ जाता है। तो फाई ऑफ जी और फाई ऑफ जी प्राइम इनवर्स आ गया हमारे पास। और जो इनवर्स है अगर हम अंदर लिख सकते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर, तो होल पावर में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ये इनवर्स हमारे पास होल में चला जाएगा। तो फाई ऑफ जी और फाई ऑफ जी होल इनवर्स, अब देखें ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली ये जी प्राइम के हैं। फाई ऑफ जी भी जी प्राइम का है और आगे उसका इन्वर्स भी जी प्राइम का है। तो जब एलिमेंट और उसका इन्वर्स अप्लाई आपस में यानी कि अप्लाई होते हैं, तो हमेशा आइडेंटिटी आती होती है। और आइडेंटिटी किसकी आती होती है, जिस ग्रुप के वो एलिमेंट होते हैं। अब ये जी प्राइम के हैं तो आइडेंटिटी भी ई प्राइम ही आ गई। तो इट मीन्स के फाई ऑफ जी के जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ई प्राइम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी के जी इनवर्स जो है ये भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, के से बिलोंग कर जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि के हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। अब ये जो यहाँ तक रिजल्ट था ये काफ़ी बुक्स में मैंने देखा, क्योंकि जहाँ जैसे मैंने एमएससी में फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम किया था तो उसमें ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम का एक हिस्सा था। लेकिन यहाँ पे जो सर के नोट्सेज हैं इनमें तो एक दो पेज भी वहाँ से गायब थे। तो इस वजह से मैंने फिर जैसे सर ने एक रिजल्ट करवाया था उसी को मैंने आगे किया हुआ है कि सर ने फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे इस थ्योरम की अब समझ आ गई है ना? इसकी तो समझ आ गई, कोई मसला जी, नहीं। अब फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम जो है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट देखें, वो ये कहता है कि लेट फाई जी टू एच इज एपीमॉर्फिज्म। अब जिन्होंने कल लेक्चर लिया है जरा मुझे वो तो बताएं कि एपीमॉर्फिज्म कौन सी मैपिंग होती है। ऑन टू मैपिंग। ऑन टू के साथ कुछ और भी होती है। होमोमॉर्फिज्म। जी, हमारे पास होमो एपीमॉर्फिज्म जो होती है, जो वो होमो भी होती है और ऑन टू भी होती है। तो अब यहाँ पे उसने ये गिवन दिया है कि फाई जी टू एच इज एपीमॉर्फिज्म, देन जी ओवर कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू एच। अब ये जो जी ओवर कर्नल ऑफ फाई लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है जी? इसका मतलब ये है कि इसके हमारे पास होंगे लेफ्ट कोसेट हम लेंगे कर्नल फाई के। जी, ये कर्नल फाई के तो लेंगे क्वोशिएंट है ना, जी, क्वोशिएंट ये ग्रुप है हमारे ये। पास जी कोशेंट ग्रुप लिखा हुआ है। इसको हमने आइसोमॉर्फिक प्रूव करवाना है एच जी के। तो अब जो मैंने अभी आपको एक रिजल्ट ऊपर वाला करवाया, मैं इसके साथ क्यों इंक्लूड कर रहा था उसको, तो वो चीज़ यहाँ पे अब समझने वाली है कि वो यहाँ पे ये कहता है कंसीडर कर्नल फाई ऑफ इज इक्वल टू के, यानी कि हम इसको के ही कंसीडर करेंगे। वो कहता है वी नो डैट कर्नल फाई इज नॉर्मल इन जी। अब यहाँ पे बात यही सोचने वाली है कि अब ये जी के नॉर्मल होता है हमें कैसे पता है। हम उसे प्रूव करके दिखाएंगे तो वो मानेगा ना, क्योंकि कोशेंट ग्रुप में क्या होता है, जब भी हम कोशेंट ग्रुप को डिफाइन कर रहे होते हैं, जिस भी नॉर्मल सब ग्रुप के साथ हम हमेशा उसे डिफाइन करते होते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हम लिखते होते हैं जी ओवर एच इज डिफाइंड बाय कोशेंट ग्रुप, यानी कि ये हमारे पास एक कोशेंट ग्रुप होता है जी ओवर एच। और इसमें हमारे पास या तो लेफ्ट को सेट होते हैं या बेसिकली राइट को सेट होते हैं। ये आप कोशेंट ग्रुप की यहाँ पे डेफिनेशन होगी, पीछे आप उसको देख सकते हैं एक दफ़ा। जी, तो अब हमने कोशेंट ग्रुप को आइसोमॉर्फिक प्रूव करवाना है किसके, एच के।
तो आइसोमॉर्फिक का हमारे पास तरीकाकार ये होता है कि हम उसमें 3 कंडीशंस को सैटिस्फाई करवाते हैं। हमारे पास पहली कंडीशन कौन सी होती है, हम उसे 1-1 करवाते हैं, ऑन टू करवाते हैं और उसके साथ तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है होमो की। अगर हम इन तीनों को सेटिस्फाई करवा दें तो हम उसे बोलते हैं कि हमारे पास आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो गया। तो हम उसमें एक कंडीशन अजाफी इंक्लूड करते हैं जिसे हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो मुझे जहाँ तक सर की पिछले लेक्चर में समझ आई थी, मैंने सर से पूछा था कि हम ज़्यादातर मैपिंग को वेल डिफाइन क्यों प्रूव करते हैं। सर ने कहा कि हमारे पास फंक्शन और मैपिंग में यही एक डिफरेंस होता है कि जब हम फंक्शन तो हम बोल देते हैं उसको, लेकिन जब हम उसको मैपिंग बोलते हैं तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन में वेल डिफाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो हमारे पास वो मैपिंग बन जाती है। अब हमारे पास जो बेसिकली किसी भी चीज़ को जब हमने वेल डिफाइन प्रूफ करना होता है तो हम इस तरीके से करते हैं कि एलिमेंट्स लेते हैं और ये मुझे यार जी अभी आपने यहाँ वेल डिफाइंड और मैपिंग का बताया हुआ, दोबारा बताएं जरा। मैंने ये कहा है कि जब हमारे पास हम किसी चीज़ को फंक्शन तो बोल देते हैं, लेकिन अब फंक्शन और मैपिंग के लिए हमारे पास दरमियान में एक प्रॉपर्टी आती है जो, या आप जिस तरह भी कह लें, हम उस फंक्शन को अगर वेल डिफाइन प्रूफ कर देना तो वो हमारे पास मैपिंग बन जाती है। यानी कि इस तरीके से हमारे पास इसकी होती है नहीं कि जी नहीं, अगर मैपिंग को वेल डिफाइंड सर ने ना देन आपके पास वो फंक्शन बनेगा। मतलब कि उलट होगा अगर मैं मैपिंग हाँ, को किसी मैपिंग को फंक्शन बनाने के लिए वेल डिफाइन प्रूव करवाते हैं हम, प्रूफ तो करवाना पड़ेगा मैपिंग जो है हमें, वो फंक्शन बन जाती है। फंक्शन बन हर जाएगी एग्जैक्टली। फंक्शन चलें हर ठीक है, फंक्शन मुझे फिर मैपिंग होता इसका है, लेकिन जो उलट फिर हर समझ आई है, बस मैपिंग होती है ना फिर उसे सम फंक्शन। चलें ठीक है। यहाँ पे फिर हम क्यों इसे वेल डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तो मैपिंग ऑलरेडी दी हुई है, फिर हम इसे फंक्शन क्यों बनाते हैं? हम इससे फंक्शन नहीं बना रहे, हमारे पास जो मैपिंग है हम पहले उसे वेल डिफाइन कर रहे हैं। क्यों? जो हमें मैपिंग दी हुई है हमने बताना है क्या वो वेल डिफाइंड है। अगर वो वेल डिफाइन हो गई है देन हम उस पे 1-1 और ऑन टू पे फंक्शंस लेके चलते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइन हो जाती है हमारे पास। चलें ठीक है, आ गई आपकी बात समझ। अच्छा चलें एक दफ़ा फिर सुन लें, मैं उलट मैंने बता दिया फिर कि हमारे पास जो हर फंक्शन होता है वो आपने कहा कि मैपिंग होता है, लेकिन हर मैपिंग फंक्शन नहीं होती। चलें इस तरीके से है कि मतलब हम उसको मैपिंग को फंक्शन बनाने के लिए ही वेल डिफाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलें हमारे पास जो ये क्वेश्चन ग्रुप दिया हुआ है कि जी ओवर कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक जी यार मेरा इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। जी आप भी बता दें। आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है कि ये दोनों एक जैसी होती है, ये दोनों एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुझे भी ऐसा लगता करते है हैं कि हम जी मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जी अगर कर हम दें ऐसा करते हैं कि जी हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं 5 फ्रॉम F to 1, जी ऐसे कर देते जी हैं। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या मैंने अब मैं 5 आवाज नहीं आ रही? नहीं अब आई है? जी अब आ आवाज रही आ रही है। है? जी जी अब आ रही है। ठीक है। मैंने ये कहा है कि अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन करती हूँ, फाइव एक मैपिंग डिफाइन की मैंने, एक्स जी से 1 पे जा रही है, जी ठीक है, और फाइव ऑफ एक्स को मैं डिफाइन कर देती हूँ कि इज इक्वल टू 1 है, जी ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनी कि, और एक्स को कहती हूँ मैं बिलोंग कर रहा है मेरे जेड ऑफ इंटीजर्स से, जी अब मैं फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने कह दिया 1, जी ये मैंने एक मैपिंग डिफाइन की, ये मेरे पास एक मैपिंग है, ठीक जी है। अब मैं इसको अगर मैपिंग को मैं कहूँ कि नहीं मेरे पास फंक्शन है, तो मैं इसको ये कहूंगी ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ इंटीजर्स, जी तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, लेकिन हम इन्हें मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस में यूज करते हैं, तो इसलिए हम वर्ड चेंज कर देते हैं, कभी मैपिंग बोल देते हैं, कभी फंक्शन बोल देते हैं। ये मुझे भी जो वेल डिफाइंड मैपिंग होती है ना वही फंक्शन होता है हमारे पास, नहीं, बेसिकली और हमारे हम पास मैपिंग
जी मैपिंग भी तो डिफाइन में ही आ जाती है ना बेसिकली हमारे पास हाँ, तो मैपिंग जो होती है वो मैपिंग भी डिफाइन होती है। डिफाइंड मैपिंग लेते हैं हम। मैपिंग मतलब अगर हम मैपिंग लेते भी हैं तो हम उसे वेल डिफाइंड प्रूव करवाते हैं, और हम मैपिंग लेते ही ऐसी है जो हमारे पास होती है वेल डिफाइंड है, तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन भी होता है हमारे पास। तो सर ने उस दिन यही ये लिखवाया था कि जो हमारे पास वेल डिफाइंड मैपिंग होती है वो फंक्शन होता है, और हर फंक्शन जो होता है ना वो मैपिंग होती है। अच्छा तो अब मैंने यहाँ तक जो मैंने पढ़ा था तो मैंने तो यही बात पढ़ी हुई थी कि अगर हम वेल डिफाइंड ना भी प्रूव करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे थ्योरम यहाँ जी पे आके वेल डिफाइन के साथ किए हैं लेकिन पहले मैंने वो एमएससी में वेल डिफाइन प्रूव ही नहीं किया था उनको। हमारा भी यही था कि हम्म, हम मैंने भी इसीलिए सर का ही हर साथ मैपिंग मुझे लगता है वेल रेफरेंस डिफाइंड दिया कि होती है सर जब ने ऑन टू वाली इस तरीके से कंडीशन। कहा था। चलें इसके ऊपर हम फिर डिस्कशन आगे कर लेंगे। अब मेरे ख्याल में ये लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएगा 40 मिनट पे, 3 मिनट रहते हैं। चलिए उसमें हम जितना आगे कवर अप होता है उतना कर लेते हैं, फिर दोबारा इसी लिंक को ही ज्वाइन कीजिएगा तो रीज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे अब जब हमने इसको प्रूव करना है यानी कि ये आपस में दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो कर्नल ऑफ फाई है उसको पहले नॉर्मल प्रूव करेंगे, जो कि अभी ऑलरेडी हमें ऊपर कर लिया है, क्योंकि जब नॉर्मल होगा तभी हम फिर उसका आगे फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप ले सकते हैं। और यहाँ पे लिख रहा है वी नो दैट कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल टू जी एंड जी ओवर कर्नल ऑफ फाई इज ग्रुप। हमारे पास जो क्वोशंट ग्रुप होता है ये हमारे पास एक ग्रुप भी होता है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये पीछे मैंने प्रूव करवा भी दिया था। वो आगे कहता है डिफाइन अ मैपिंग साई जी ओवर के टू एच मीन्स के कर्नल ऑफ फाई को मैंने के का नाम दे दिया है, उससे एच के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन किया है और मैंने अब इस मैपिंग को प्रूव करना है, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक है। मतलब कि इसे हम अब वेल डिफाइन भी शो करेंगे, वन वन भी शो करेंगे, ऑन टू भी शो करेंगे और होमो भी शो करेंगे। आगे इसकी डिफाइनिंग दी हुई है कि साई ऑफ जी के मतलब कि हमारे पास जो क्वोशंट ग्रुप होता है उसमें के साथ जी के एलिमेंट्स को या लेफ्ट साइड से अप्लाई करके लिख सकते हैं या आप राइट साइड से अप्लाई कर सकके लिख सकते हैं। तो साई ऑफ जी के इज इक्वल टू हमारे पास फाई ऑफ जी आ जाएगा, मीन्स के अब हमारे पास ये जो बेसिकली ऊपर एक डिफाइनिंग हमें दी गई थी कि लेट फाई जी टू एच इज एपीमॉर्फिज्म, तो उससे अगर मैं फाई को जी के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास एच का एलिमेंट आता है। वो मैंने इस साइड पे एक एरो का निशान लगा के भी किया हुआ है कि फाई ऑफ जी इज इक्वल टू एच बिलोंग्स टू एच, मीन्स के जो एच के एलिमेंट्स हैं उसके जो है वो उसके इक्वल आ रहे हैं, किसके, फाई ऑफ जी के इक्वल। जैसे अगर मैं कहूँ कि फाई ऑफ जी वन वो एच वन के इक्वल आ जाए, फाई ऑफ जी टू वो एच टू के इक्वल आ जाए, तो इट मीन्स कि मैं जो एच के अंदर एलिमेंट्स हैं वो फाई ऑफ जी की फॉर्म में हैं। तो अगर मैं इधर जी यूज़ कर रहा हूँ तो दूसरी साइड पे भी जी ही आएगा, तो हमारे पास साई ऑफ जी के इज इक्वल टू फाई ऑफ जी आ जाएगा, यानी कि इस मैपिंग की डिफाइनिंग इस तरीके से हमारे पास दी गई है। इसके बाद अब हमने इसे वेल डिफाइन शो करना है, तो वेल डिफाइन में हमारे पास ये होता है कि हम एलिमेंट्स को लेके चलते हैं और इमेजेस पे पहुंचते हैं। तो एलिमेंट्स हम किसके लेते हैं जी, क्वोशिएंट ग्रुप के एलिमेंट्स लेते हैं G1 के और G2 के। बेसिकली अब हम मैंने इमेजेस के ऊपर इसके के इमेजेस के ऊपर जाना है, यानी कि फाई ऑफ G1 और फाई ऑफ G2 मैंने ये इसका आंसर निकालना है। तो उसके लिए मैं इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल रख सकता हूँ और नॉट इक्वल रख के भी चल सकता हूँ। अगर दो एलिमेंट्स को इक्वल रख के चलेंगे तो इक्वल इमेजेस आ जाएंगी, अगर दो एलिमेंट्स को नॉट इक्वल रख के चलेंगे तो हमारे पास उनकी इमेजेस जो होंगी वो नॉट इक्वल आ जाएंगी। तो G1 के इज इक्वल टू G2 के। अब यहाँ से आप G1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास G1 इनवर्स हो जाएगा, तो इट मीन्स K इज इक्वल टू G1 इनवर्स G2 के। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जब जो हमने एक थ्योरम किया था लेफ्ट को सेट वाला या राइट को सेट वाला, हमने वहाँ पे ये थ्योरम का एक रिजल्ट किया था कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू एच, कि अगर कोई एलिमेंट्स हमारे पास एच से बिलोंग कर रहा हो तो अगर हम उसे एक्स के साथ लेफ्ट को सेट लें या राइट को सेट लें तो वो दोबारा एच के इक्वल ही आ जाता है। यहाँ पे देखें जो के साथ एक एलिमेंट सप्लाई हो रहा है G1 इनवर्स G2, इसको मैं एज अ एक ही एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो दोबारा हमें के ही आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि G1 इनवर्स G2 ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर गया, के से बिलोंग कर गया, मीन्स के कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर गया। और कर्नल ऑफ फाई वाले एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मैपिंग डिफाइन करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है किसकी, जो हमारे पास आगे कोड मेन एच दिया हुआ है, जिसको हमने एच लिया हुआ है तो उसकी आइडेंटिटी आएगी।
तो मैंने फाई अप्लाई किया G1 इनवर्स और G2 के ऊपर, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई E ओवर H, यानी कि ई एच यहाँ पे लिख दें। उसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट फाई हमारे पास होमो है तो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। फाई ऑफ G1 इनवर्स फाई ऑफ G2 इज इक्वल टू ई एच। अब फाई ऑफ G1 जो इनवर्स था इसे मैं होल इनवर्स लिख सकता हूँ, ये होल इनवर्स आ जाएगा। और फाई ऑफ G2 इट मीन्स के फाई ऑफ G1 होल इनवर्स जो है ये दूसरी साइड पे जाके फाई ऑफ G1 बन जाएगा। तो अब हम एलिमेंट्स लेके चले थे तो हमारे पास बेसिकली इमेजेस आ गई हैं, यानी कि फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2 आ गया, और हम ऊपर एलिमेंट लेके चले थे तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड प्रूफ हो गया। ये वेल डिफाइंड की समझ आ गई है सबको? ये आगे है। अच्छा जी, इसके बाद वेल डिफाइन के बाद हमारे पास आ जाता है 1 1। तो मैंने 1 1 प्रूव नहीं किया, मैंने 1 1 को सिंपल ये बता दिया कि मैं सपोज करूंगा इमेजेस और पहुंचूंगा एलिमेंट तक, यानी कि जो हमने वेल डिफाइन प्रूव किया बिल्कुल उसका इन्वर्स, यानी कि फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2 लेके चलेंगे और इसको हमने प्रूव करना है G1 के इज इक्वल टू G2 के। जैसे जैसे हमने स्टेप ऊपर से नीचे किए थे ऐसे ही आप सेम नीचे से ऊपर की तरफ लिख दें तो हमारे पास 1 1 प्रूव हो जाता है। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑन टू, जो हमने प्रूव करनी है। तो ऑन टू में हमारे पास ये होता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि हर इमेज के पीछे हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए। ऑन टू में हम ये प्रूव करते हैं, और ऑन टू बाई डिफाइनिंग से ही प्रूव हो जाता है। जो हमारे पास मैपिंग की डिफाइनिंग दी होती है, जैसे अभी हमने पीछे मैपिंग की डिफाइनिंग की थी कि फाई ऑफ जी जो हमारे पास के हमने यूज किया कि फाई ऑफ जी के वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, फाई ऑफ जी के, यानी कि साई ऑफ जी के, सॉरी हमने यूज किया था वो फाई ऑफ जी के इक्वल आ जाता है। वो उसकी डिफाइनिंग दी हुई है। तो यहाँ पे उसने यही लिखा है फॉर एवरी जी फाई ऑफ जी बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट साई ऑफ जी के, यानी कि फाई ऑफ जी के करस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट्स मिल रहा है, कौन सा, जी के, या जी के करस्पॉन्डिंग हमें एक जी के एलिमेंट मिल रहा है जिसके ऊपर अगर हम साई अप्लाई करें तो हमारे पास फाई ऑफ जी आंसर आ जाता है। यानी कि इमेज के पीछे हमें एक प्री इमेज मिल रही है, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। अगर हर इमेज के पीछे एक प्री इमेज हो तो वो हमारे पास ऑन टू प्रूव हो जाता है। और ऑन टू में बेसिकली हमारे पास ये कंडीशन होती है, अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करूं तो हमारे पास इस तरीके से होता है कि जो कोड मेन होती है वो रेंज के इक्वल हो जाती है। मींस के कोड मेन का हर एलिमेंट रिलेशन में आ जाता है, जो किसके साथ बना रहा होता है, डोमेन के एलिमेंट्स के साथ बना रहा होता है, तो हम फिर उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही देखना है कि हर जो हमारे पास इमेज है उसके पीछे एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये बाय डिफाइनिंग जो हमारे पास होती है मैपिंग की उसी से प्रूव हो जाता है। जी हमारे पास यहाँ पे ऑन टू भी हो गया। तो अब हमने इस अगर जी अगर हम इस तरह भी तो कह सकते हैं ना कि अगर वेरिएशन का जो एलिमेंट है वो सेम हो दोनों साइड पे तो वो ऑन टू हो जाता है। जी इस तरीके तो से भी हम मतलब कह ज्यादा सकते प्रूफ हैं। जी जी इसी ऐसे भी कह सकते हैं कि सही है। वेरिएशन वाला जो हमारे पास एलिमेंट है उस तरीके से भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। बेसिकली ये इतना वो डीपली फिर जाने की बजाय वो यही करता है कि जो हमारे पास मैपिंग की डिफाइनिंग होती है ये उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो डिफाइनिंग ही आप लिख दें सिंपल तो आपके पास ऑन टू प्रूव हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पे बचता है कि अब हमने साई को होमो प्रूफ करना है। मीन्स के हमने साई कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं किसके, फैक्टर ग्रुप के, साई ऑफ G1 के और G2 के, और वो उसके ऊपर साई को अप्लाई करना है और बेसिकली साई को प्रिजर्व करवा देना है, यानी कि साई ऑफ G1 के और साई ऑफ G2 के। अगर ये आंसर आ गया तो हमारे पास साई जो है वो होमो प्रूफ हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमारे पास हमने साई को होमो प्रूफ करना है। तो होमो प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है कि बेसिकली इस साई की मैपिंग जो है इसको प्रिजर्व करवा देना है। तो देखें जब मैं दो एलिमेंट्स के ऊपर साई को अप्लाई करता हूँ यानी कि G1 के और G2 के, तो हमने फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप में ये पढ़ा था कि जो हम उसमें नॉर्मल सब ग्रुप यूज़ करते हैं, अगर G1H और G2H हो जाए तो उनको अगर हम आपस में डॉट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हम करते हैं तो वो G1 G2H हो जाता है। ये उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्वोशंट ग्रुप की डेफिनेशन के नीचे कल के लेक्चर में। तो यहाँ पे देखें G1 के और G2 के है और के को हमने एज अ नॉर्मल सब ग्रुप कंसीडर किया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं G1 G2 के, यानी कि साई ऑफ G1 G2 के हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और इसकी डिफाइनिंग अभी हमने पीछे की हुई है, जब हमने मैपिंग डिफाइन किया तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि साई ऑफ जी के इज इक्वल टू फाई ऑफ जी। मीन्स के
अगर मैं साई अप्लाई करता हूँ G1 G2 के ऊपर, तो हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा फाई ऑफ G1 G2। और अभी हमने वो शुरू में ही कंसीडर किया कि फाई हमारे पास होमो है, क्योंकि जब उसने एपी की बात की थी तो एपीमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म भी इंक्लूड होता है। तो ये मैपिंग अलग अलग प्रिजर्व हो जाएगी, यानी कि फाई ऑफ G1 और फाई ऑफ G2। अब मैं जिस तरीके से मैंने ये साई ऑफ G1 G2 के को फाई ऑफ G1 G2 में लिखा है, तो मैं फाई ऑफ G1 G2 को साई ऑफ G1 G2 के में भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसका उलट भी लिख सकता हूँ। तो फाई ऑफ G1 को मैं लिख रहा हूँ साई ऑफ G1 के, और फाई ऑफ G2 को मैं लिख रहा हूँ साई ऑफ G2 के। तो हमारे पास देखें जो साई था वो भी प्रिजर्व हो गया है और ये होमो भी हो गया है, और इसने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी। तो इट मीन्स कि हमारे पास जी ओवर कर्नल ऑफ फाई जो है ये आइसोमार्फिक हो गया है एच के, और ये यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आइसोमार्फिक थ्योरम प्रूव हो जाता है। जी यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी आगे समझ। जी आर है यहाँ पे? मैं हूँ। चलो जी यार ये सेकंड आइसोमार्फिक थ्योरम तक करवाओ, मैं पानी पी के आऊँ, मेरा तो गला खुश्क हो गया। आप ही करवा रहे हैं तो। नहीं मैं असल में पानी पीने लगा हूँ, अब ये करवा दो, मेरा गला खुश्क हो गया, मुझसे नहीं बोला जा रहा। यहाँ पे किया हुआ है, इसे एक दफ़ा देख लो, मैं पेज फिर आगे भी कर देता हूँ, यहाँ से देख लो एक दफ़ा अगर देखना है तो। अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ। देख लो फिर। मैं ये कह रही थी कि ये सेम ही है, ये हम कर लेंगे, आप नेक्स्ट चलें क्योंकि इन सब में ऐसा ही है, नॉर्मल प्रूफ करना है, होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 2 बस यही करना है, तो यही हम कर लेंगे। हाँ आगे चलते हैं। ये बेसिकली ना इसमें थर्ड सिर्फ वाला भी खुद ही हो जाएगा। थर्ड वाला भी ऐसे ही है, मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें आपने सिर्फ सेम क्या है ये करना है। तीनों। ये मैं आपको एक और यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, रिजल्ट रुक जाए एक मिनट, ये लास्ट पे किया हुआ है। ये देखें बेसिकली ना हमने जो शुरू में प्रूफ था तो उसको एच इंटरसेक्शन जो के है, अगर हम इसको कर्नल ऑफ फाई के इक्वल हमने करना वैसे ही है, रिजल्ट प्रूफ जैसे अभी हमने पीछे किया, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम का ही यूज होता है इसमें भी। एच इंटरसेक्शन के को हमने बेसिकली कर्नल ऑफ फाई के इक्वल करना है, और अगर ये कर्नल ऑफ फाई के हमारे पास इक्वल हो जाता है तो हमारे पास ये सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम भी प्रूव हो जाता है। मतलब कि हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखें जो मैपिंग ली हुई है फाई के टू एच के ओवर एच, जो मैंने एक मैपिंग कंसीडर की है। अब हमारे पास ये जो एच के ओवर एच है ये तो वैसे का वैसे ये एज आ, हमने जो अभी पीछे सबको हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम किया ना वहाँ पे हमने सिर्फ एच लिखा हुआ था, यहाँ पे उस एच की जगह पे एच के ओवर एच आ गया। ये आपके पास सेम वैसे ही डिफाइन होगा, लेकिन जो हमारे पास के ओवर एच इंटरसेक्शन के है ना, तो ये के तो के ही रहेगा, क्योंकि इसको मैंने जी ऐसा कंसीडर किया है, और जो एच इंटरसेक्शन के है इसको मैंने क्या करना है कर्नल ऑफ फाई के इक्वल अगर प्रूव कर देना तो ये सेम आपके पास फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम ही हो जाता है। तो इस वजह से पहले तो मैंने इस मैपिंग को हल किया है, इस मैपिंग को मैंने क्या प्रूव किया यानी कि आइसोमॉर्फिक प्रूव करवा दिया। उसके बाद जो मेरे पास एच इंटरसेक्शन के था, यानी कि ये फाई इज वेल डिफाइंड, वैसे ही फाई इज होमोमॉर्फिज्म ये भी उसी तरीके से, और फाई इज ऑन टू ये भी हमारे पास सेम वैसे ही है। और उसके बाद इसे आगे हमने क्या किया कि इसको इंटरसेक्शन जो है एच इंटरसेक्शन के, इसको मैंने कर्नल के इक्वल कर दिया है। तो हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करते हुए ये बात कर देंगे कि ये दोनों हमारे पास आइसोमॉर्फिक हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम है वो भी सेम इसी के ऊपर ही हमारे पास डिपेंड करता है, कि उसमें देखें उसने यही बात की है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज नॉर्मल इन जी एंड के इज नॉर्मल इन जी, मतलब कि एच भी नॉर्मल है और के भी नॉर्मल है। आगे वो कहता है देन जी ओवर के आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के ओवर एच, मतलब ये भी दोनों क्वोशंट ग्रुप ही यूज किए गए हैं। तो इसके लिए मैंने जो मैपिंग डिफाइन किया वो जी ओवर के को एज अ जी कंसीडर किया है, और उसके बाद जी ओवर के यानी कि सॉरी जी ओवर एच को एज अ जी कंसीडर किया है, और जी ओवर के को एज अ एच कंसीडर किया है। जो हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम किया था ना उस मैपिंग के लिहाज से मैंने इसे लिखा हुआ है कि जो जी ओवर एच है उसको मैंने जी कंसीडर किया है, और जो जी ओवर के है उसको मैंने एच कंसीडर किया है। अब देखें जो जी ओवर एच के नीचे लिखा हुआ है के ओवर एच,
जिस तरीके से पीछे अभी लिखा हुआ था H इंटरसेक्शन K, तो उसको हमने कर्नल ऑफ फाई के इक्वल प्रूव किया था। अब इसमें हम K ओवर H को कर्नल ऑफ फाई के इक्वल प्रूव करेंगे। पहले तो इस मैपिंग को हम क्या कर देंगे, वेल डिफाइन 1 1 ऑन 2 और होमो प्रूव कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने बेसिकली इस जो K ओवर H दिया हुआ है इसको फिर हमने कर्नल के इक्वल शो किया। तो फिर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करते हुए कह देंगे ये हमारे पास आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। जैसे देख लें, ये वेल डिफाइन किया है, होमो किया हुआ है, ऑन टू किया गया है, और इसके बाद ये लास्ट पे मैंने क्या किया गया कि कर्नल ऑफ फाई को K ओवर H के इक्वल प्रूव कर दिया है। ये आप जब नोट्स से देखेंगे फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी, इतने ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की ही यहाँ पे स्टेटमेंट बार बार यूज करके इनको प्रूव किया गया। ये कर सकते हैं अब सारे आप? हाँ जी जी, जी कर हो जाएंगे लेंगे। तीनों। चलें ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद अच्छा, अब मैंने ना कुछ हाँ पूछना नेक्स्ट था। चलो। जी जी पूछें। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो हम ग्रुप थ्योरी है ये हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं? अब या मैं इसकी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर आपको पता हो तो। अब मैं डॉक्टर व्यास साहब तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ इसको डिफाइन करने की। अच्छा अब हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग बनती है केमिकल्स का। जब हम रिएक्शन करवाते होते हैं तो हमेशा उनके जो हमारे पास एटम्स वगैरह वो आपस में शेयर करते हैं या जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग होती है। तो जो उन केमिकल्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं तो वो सारे के सारे ग्रुप थ्योरी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी कि उनकी जो ग्रुपिंग होती है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ जो हम परमोटेशन, हम किसी भी ग्रुप को ग्रुप ऑफ परमोटेशन में लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास वो जो उनके स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं वो परमोटेशन की फॉर्म में होते हैं। वो सर ने भी हमें एक दिन क्लास में बताया था, तो मैंने वो उसकी एग्जांपल्स भी देखी। उनमें ग्रुप केमिस्ट्री का भी उठा के देखना, उसमें स्ट्रक्चर लिखे होंगे 1 2 के साथ मैप कर रहा है, 2 3 के साथ, इस तरीके से उन्होंने मैपिंग लिखी हुई है। मीन्स के हमारे पास जो उन केमिकल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे इन ग्रुपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ग्रुप का जो ज़्यादा यूज़ होता है वो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास यूज़ होता है इसका। अच्छा, उसके अलावा ना जब मतलब ये हो जाएगा ना, मैंने एक और सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड ना क्वेश्चनिंग करनी है, बस छोटा सा है तो वो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। मुझसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी, ना मुझे आता है कुछ और। वो सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक है, वो उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर नहीं ना लिया था, वरना मैं सर वैसे ही पूछ लेती। तो चलें अब आपको डॉक्टर यहाँ पे वैसे होस्ट अगर मैं वो बनाऊंगा आपके पास, इतनी वो दिन पहले वाला। बताता हूँ आपको, यहाँ पे होस्ट बनाऊंगा, आप वो नोट्स शेयर कीजिएगा, फिर आपको बता दूंगा वो सिमिट्रिसिटी कैसे होती है। यानी कि जिससे हमने वो ग्रुप जनरेट किए थे शुरू नहीं, शुरू में। नोट्स नहीं, नहीं, मैंने वो बस वो एक सिंपल सा है, शायद आपको चलें मैं पता देख हो लेते, कि इसका चलें कोई वो देख डिफरेंस लेंगे, तो नहीं आता, बस वो एक छोटी सी चीज ही पूछनी है। चलें वो देख लेंगे उसमें। हाँ अच्छा ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप का तो आप सबको पता ही होगा कि क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। कोई बंदा डिफाइन कर सकता है साइक्लिक ग्रुप को? देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन करवाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। मैं भी आपकी तरह आपका ही क्लास फेलो हूँ, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो मुझे सब कुछ नहीं आता, चीज़ें डिस्कशन से ही आती हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए ये क्लास लिया है, तो इसका मकसद ये नहीं कि मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये है कि हम सब मिल के पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी का कोई इशू हो, कोई क्वेश्चनिंग हो, तो यहाँ पे डिस्कशन कर ठीक है। सकते हैं, क्योंकि जब 20-25 लोग हैं ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। जी अब यहाँ पे बताएं साइक्लिक ग्रुप वाली बात। एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप जो ग्रुप। एक ही एलिमेंट से जनरेट होता हो, जी मतलब वो एक ही एलिमेंट की पावर से वो जनरेट हो रहा था, वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता अच्छा है। अब हमारे पास और जहां से वो शुरू होता है वहीं पे वो खत्म होता है, अच्छा वो ठीक साइकिल बनाता है। सही हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन था कि एक हमारे पास होता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एक होता है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्या डिफरेंस होता है इनमें? ठीक है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हमारे पास जनरेटर सिर्फ दो ही होते हैं, एक जो जनरेटर होता है वो, दूसरा उसका इनवर्स होता है, ठीक है। जी और जो फाइनाइट होता है उसके अंदर एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका जो ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर के बराबर मतलब इक्वल होगा ना, वो एज ए जनरेटर यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ एक उसमें और भी तरीका है देखने का कि कौन कौन से एलिमेंट एज ए जनरेटर यूज हो सकते हैं। अच्छा तो उसमें हमारे पास जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की आपने बात की है। फाइनाइट का जी कोमल क्या कह रही है? फाइनाइट और
मैंने ये कहना था, फाइनाइट का हमें पता है कि इससे हमें पता होता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट का ये होता है कि चलता ही जा रहा है, नंबर्स का इंफिनिटी नहीं हो पता सकता इसमें है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद मतलब नहीं पता हाँ होती, जी, कि उसका ऑर्डर कितना है वो भी हमें हाँ नहीं जी। पता होता। अच्छा तो आपने ये जैसे बात z ऑफ इंटीजर, जी जी नंबर ऑफ इंटीजर है ना, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट से ये इंटीजर जो जनरेट होते हैं वन से। नहीं, ये इसके -1 से नहीं होते, -1 से नहीं हो सकते। होते हैं -1 से भी हो वन- सकते हैं। ये 2 जनरेटर हैं इसके, 1 और -1। तो 1 और -1 एक दूसरे के इनवर्स हैं। जी जी sure। हाँ इनवर्स हैं। जी, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो हमारे पास इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि दो एलिमेंट से जनरेट होते हैं और बेसिकली वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो क्या ये कंडीशन हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप 4 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो वो जो 4 है उनमें से दो एक दूसरे के इनवर्स है, दो एक दूसरे के इनवर्स हैं? हाँ शायद। नहीं, अगर एक एलिमेंट से ग्रुप जनरेट हो रहा है तो ये ज़रूरी है कि उसके इनवर्स से भी ग्रुप जनरेट होगा। जी, ये ज़रूरी है क्योंकि ये इसका एक्सप्लेन किया था हमने। जी बिल्कुल, आपको क्योंकि बताता ऐसा हूँ। होता है कि ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इज इनवर्स ऑफ इक्वल इनवर्स का भी ऑर्डर वही होता है। जी बिल्कुल, यही बात। हाँ जी, यही मैं दोनों बता सेम रहा होते था हैं। कि अगर एलिमेंट से हाँ अगर हो ग्रुप सकते हैं। जनरेट कर सकते हैं तो उसके इनवर्स से भी ग्रुप जनरेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे अब मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या जो हमारे पास एलिमेंट्स है किसी ग्रुप का, अगर उसका ऑर्डर यानी कि मैं कहता हूँ उससे जनरेट हो रहा है, अब अगर उस एलिमेंट्स का जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है क्या उससे भी एलिमेंट जनरेट हो सकता है, यानी कि वो उससे भी ग्रुप जनरेट हो सकता है? जी ये नहीं पता। आप मतलब जरा थोड़ा सा कॉन्जुगेट एलिमेंट को बताया ना कि वो क्या होता है, मतलब चलें इक्वल इस होता है या फिर हम कह सकते हैं इस कि इक्विवेलेंट। चलें ये प्राइवेटली क्वेश्चन जो स्किप नाइट करें। साइक्लिक ग्रुप की जो एग्जांपल है वो तो एक्सप्लेन कीजिएगा। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए तो इसमें अच्छा है। अच्छा नाइट साइक्लिक ग्रुप का। अच्छा, एक मिनट रुके। इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप हमारे पास इस तरीके का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, ये अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप होता है, तो ये साइक्लिक ग्रुप भी होता है। किस तरीके से, क्योंकि ये हमारे पास हम इसको किसी चीज़ यानी कि किसी एक एलिमेंट्स की सम ऑफ पावर में लिख सकते हैं, यानी कि इससे बाकी एलिमेंट्स जनरेट हो जाते हैं। अब पावर का यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि हम पावर को ये समझते हैं कि हम उस एलिमेंट्स को उतनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये गलत है। यहाँ पे पावर का मैं ये यूज़ करता हूँ, मीनिंग के हमारे पास ये होता है कि अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन किसी ग्रुप को साइक्लिक प्रूव कर रहे हैं तो अगर एलिमेंट्स की पावर लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है कि उसको इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अंडर एडिशन की, तो मैं अगर उसकी पावर लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है कि उसको उतनी दफ़ा ऐड कर रहा हूँ। जैसे देखें, मैं अगर 1 के पावर के ऊपर 2 लिखता हूँ तो इट मीन्स 1 को 2 दफ़ा ऐड करूँगा, 1 + 1 हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब अगर मैं 1 की पावर 3 लिखता हूँ तो उसका मतलब है 1 + 1 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं 4 लिखता हूँ तो उसका मकसद हमारे पास क्या आ जाता है कि 1 + 1 + 1 प्लस, यानी कि हमारे पास टोटल 4 1 आ जाएंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इससे जनरेट हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। और उसके बाद अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करता हूँ तो -1 की पावर 1 लिखें तो इसका मकसद है मतलब है कि -1 में -1 को ऐड करें तो हमारे पास -2 आ जाता है, फिर -3 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा फिर एक क्वेश्चन है, फिर हम ज़ीरो को कहाँ से जनरेट करेंगे? जी जब वो ऐड होते जाएंगे, वो हाँ जी इनफाइनाइट है ना, तो ऐड होते जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर तो 0 आ ही जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास ज़ीरो हम उसमें फिर इन्फानाइट वाली कंडीशन के मुताबिक ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर हम उसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि हम उसको कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जी है वो इन्फानाइट है, तो कहीं ना कहीं लास्ट पे जाके हमारे पास ज़ीरो भी उसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से उसके दो जनरेटर होंगे। अब अगर मैं फाइनाइट की बात करता हूँ तो आपके पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब पे हमें जाके वो आइडेंटिटी आंसर दे देता होता है। तो अब मैं अगर उसकी जनरेटर की बात करूं तो जो ओमेगा है उसका जो ऑर्डर है वो भी 3 है, ओमेगा स्क्वायर जो है उसका ऑर्डर जो है वो भी 3 है, और बेसिकली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं।
ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो ना तो ओमेगा क्यूब आता है, ओमेगा क्यूब पे हमें आइडेंटिटी आंसर मिलता है। तो मीन्स के वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ओमेगा से अगर ग्रुप जनरेट हो रहा है तो ओमेगा स्क्वायर से भी होगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास एक ऐसा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है जिसके दो जनरेटर होते हैं और ओमेगा स्क्वायर। और बेसिकली हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे ओमेगा की पावर 1 लो तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की पावर 2 लो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ओमेगा डॉट ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 लो ओमेगा डॉट ओमेगा मतलब ओमेगा क्यूब उस पर जाके हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो इट मीन्स उससे ग्रुप जनरेट हो गया। अब मैं अगर ओमेगा स्क्वायर को लेता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं पावर 1 लिखता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 लिखता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू पावर 4, तो ये ओमेगा आंसर दे देगा। और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 लिखता हूँ तो ओमेगा रेज़ टू पावर 6, और 6 पे हमें दोबारा आइडेंटिटी मिल जाएगा, मीन्स इससे भी हमारे पास ग्रुप जनरेट हो जाएगा। तो ये आ गया फाइनाइट के लिए, और सेट ऑफ इंटीजर आ गया आपके पास इनफाइनाइट के लिए। तो अब मैं यहाँ पे ये भी एक आपको और एक और बात भी बता दूं कि हमारे पास अगर किसी भी ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट्स का ऑर्डर बेसिकली ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाता है। एक दफ़ा फिर सुन लें, अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाता है तो वो जो एलिमेंट होता है वो उस ग्रुप का जनरेटर बन जाता है, यानी कि उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। बेसिकली वो एलिमेंट ग्रुप का जनरेटर बन जाता है। जैसे ओमेगा का ऑर्डर भी 3 है और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रुप का ऑर्डर भी 3 है। उनके अगर ऑर्डर इक्वल आए हैं तो हम फिर से कह सकते हैं कि इसका हमारे पास ये साइक्लिक ग्रुप है, और इनके जो जनरेटर हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। जी तहूर, आप कुछ बोल रही थी? मैं पूछ रही थी सीएन जो होता है वो हमारे पास आल मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप होता है, जी ऐसा ही बिल्कुल। होता है ना? जी जैसे अगर हमारे पास C3 है तो उसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, C2 है तो उसमें 1 और -1 आता है, जी और अगर C4 लेते हैं तो उसमें आ जाता है +-1 और +- अयोटा आ जाता है। जी लेकिन जैसे ही हम C5 पे आते हैं तो वो हम एक ही पावर्स में लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे क्यों? ये तो अब उन ग्रुप तो की ऐसा डिफाइन क्यों होता है? उन ग्रुप्स की डिफाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि हमारे पास हमने जब एक बात ये कह दी, क्योंकि देखें वो जो ए है तो उनके एलिमेंट्स हमारे पास डिफाइन नहीं होते, क्योंकि हम उनकी फिर डिफाइनिंग किस तरीके से लें। जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी +-1 और +- आ जाता है। उसके बाद अगर आप C5 की बात करें तो फिर उसके जो हमारे पास एलिमेंट है ना उसको फिर आगे डिफाइनिंग अभी तक मैंने तो नहीं इनकी पढ़ी हुई, तो फिर हम उसको एज आ जनरल कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया। इस तरीके से हम उसको लेके हल करते हैं। लेकिन बाकी उसका जो मेथड हमारे पास होता है वो सारे का सारा हमारे पास सेम पहले वाला होता है, जैसा हमने C3 में और C4 में डिस्कस किया है, और जैसा हम CN में डिस्कस करते हैं उसी तरीके के मुताबिक। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि ठीक है। एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर देखा जाए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये खुद क्या है, ये इनको भी आप लिख दो 1 a और a स्क्वायर लिख दो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हम एलिमेंट्स लिख के उसकी डिफाइनिंग करना हाँ, चाहते हैं ग्रुप की। लिख सकते हैं, फर्क। हाँ जी। तो आप उनकी जगह पे कोई भी हाँ, एलिमेंट लिख एलिमेंट्स को तो सकते हम हैं। किसी भी शेप में लिख सकते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे हम C4 को +-1 और ओमेगा और माइनस ओमेगा में लिख सकते हैं, जी अब देखें, आपने बात किया तो बस यही पूछना था। तो आपने कि कहा अभी तक फिलहाल कोई डिफाइनिंग नहीं हुई नहीं, इसमें। मैं आपको आपको बताता हूँ ना कि अभी आपने कहा कि C4 को हम लिख सकते हैं +-1 और +- में लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं C4 को +-1 और +-i में भी लिख जी। सकता हूँ। मैं C4 को +-1 +-j में भी लिख हाँ, सकता हूँ, यानी कि इस तरीके से मैं इनको लिख सकता हाँ हूँ। लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि क्योंकि इसका मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है ना। हाँ इसका जैसे मतलब कि +- वर्क करा है, वैसे ही +-j भी वही, मतलब काम हाँ तो जी। उनका वही है, प्रॉपर्टीज उन दोनों की सेम है। हाँ जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारे पास एलिमेंट्स डिपेंड नहीं कर रहे कौन से हैं, हमारे पास ये डिपेंड कर रहा है कि उसमें प्रॉपर्टीज कौन सी सेटिस्फाई होती हैं। प्रॉपर्टीज किस तरह मतलब है हाँ जी, वो उनकी। यही आपके क्वेश्चन ठीक का है। आंसर है कि हम उसमें कोई भी एलिमेंट एज अ कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद दो थ्योरम है आगे, वो कहता है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अब आइसोमॉर्फिक यार मतलब जी यार मैंने ना आपकी ये जो डिस्कशन की है जी जी इसी से मैंने एक रिजल्ट बनाया है अभी अभी। जी जी तो मैं पूछना चाह रही हूँ क्या वो रिजल्ट ठीक है? जी पूछें। देखे मुझे लगता है कि अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप होगा, अगर वो साइक्लिक ग्रुप होगा
तो जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके हम जनरेटर निकालेंगे तो जनरेटर की तादाद हमेशा इवन में आएगी, कभी भी ऑड में नहीं आएगी, क्योंकि पेयर वाइज होते हैं ना, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स होता है। जी हो सकता है हमारे पास ये पॉसिबल है, इसी तरीके से ही सही कह होता है रही हूँ बेसिकली। जी जी इसी तरीके से होता है बेसिकली, इवन में ही हमारे कि पास हमेशा बनेगी हमारे पास क्योंकि इवन नंबर हाँ जी आएगा। एलिमेंट और एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो दोनों होते हैं, तो फिर जितने भी एलिमेंट होंगे फिर उनके इन्वर्स भी तो उतने ही एग्जिस्ट करेंगे ना, तो हम इसको इस तरीके से कंसीडर भी कर सकते हैं। अच्छा जी इसके बाद हमारे पास थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, मतलब कि हमारे पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, किसके जेड एन के आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं nth रूट ऑफ यूनिटी को यूज करता हूँ सी एन। अब जो सी एन है तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे, 1 x⁻⁴ 1 x⁻²। सीआर जी जी सीआर आपने कॉन्जुगेट का तो फिर बताया ही नहीं। कॉन्जुगेट आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा, कॉन्जुगेंसी क्लासेस वाला, कॉन्जुगेट एलिमेंट वाला, उसमें फिर डिस्कस करेंगे। चलें ठीक। हाँ जी इसके बाद हमारे पास आगे आएगा, ये साइक्लिक ग्रुप है, इसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी हमारे पास है जी एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, मतलब कि जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो हमेशा आइसोमॉर्फिक टू जेड एन होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास C3 है तो वो Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा, अगर C4 है वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, अगर C5 है तो वो Z5 के आइसोमॉर्फिक होगा। मींस के हमारे पास ये जो Z5 Z4 लिख रहा हूँ ये हमारे पास मॉडुलो वाले ग्रुप होते हैं। जैसे अगर मैं Z4 की बात करता हूँ या Z3 की बात करता हूँ तो Z3 में हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 और 2 और अंडर मॉडुलो 3 में हमारे पास आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये ZN जितने भी ग्रुप होते हैं ये मॉडुलो वाले होते हैं। अब ये CN के आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो यहाँ पे मैंने CN को एज अ कंसीडर किया साइक्लिक ग्रुप, उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 x⁻1 x⁻2 सो ऑन x⁻n-1। मैं यहाँ पे x की जगह पे a भी यूज़ कर सकता हूँ, आप जो मर्जी एलिमेंट इसकी जगह पे यूज़ कर लें, ये ज़रूरी नहीं है आपने x ही करना है। ये माइक किसका है, शोर कर रहा है थोड़ा सा, माइक तो म्यूट पे लगा लें। अच्छा जी इसके बाद मैंने ZN ले लिया, तो ZN हमारे पास ये जो मॉडुलो वाला ग्रुप है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे, n-1 तक, मीन्स 0 1 2 सो ऑन n-1 तक आगे मैंने एक मैपिंग डिफाइन की है फाई CN टू ZN, मीन्स के जब मैंने उसे आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो फिर मैपिंग तो डिफाइन करनी पड़ेगी, और मैपिंग को फिर मैंने क्या शो करना है, वेल डिफाइन करना है। वेल डिफाइन के बाद उसे 1 1 भी शो करना है, फिर ऑन टू भी शो करना है और होमो भी शो करना है। तो हमारे पास बेसिकली हमने एक मैपिंग डिफाइन कर लिया है। अब इस मैपिंग की जो डिफाइनिंग होगी वो क्या होगा कि अगर CN के अंदर हमारे पास कोई x⁻r है, और ये जो r है ये याद रखना ये 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू यानी कि 0 के होगा, और जो n हमारे पास n-1 दी हुई है लास्ट पावर उससे लेस आर इक्वल की कंडीशन में होगा, यानी कि r कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, n-1 भी हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बड़ी लेंगे तो वो ग्रुप के अंदर नहीं आएगा एलिमेंट। तो हमारे पास फाई ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू आर बार, मैंने ऊपर लिख दिया, मीन्स के ये मॉडुलो वाला हमारे ग्रुप का एलिमेंट आ गया। वो कहता है वी शो डैट फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, तो पहले नंबर पे हम इसे वेल डिफाइन करेंगे। वेल डिफाइन में मैंने दो एलिमेंट ले लिए हैं, एक एक्स आर और एक्स टी, जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, CN से, और इनके करस्पॉन्डिंग हमें दो इमेजेस मिलनी चाहिए। आर और जो टी की हमारे पास नोटेशन है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर आर इक्वल की होगी और लेसर इक्वल टू n-1 होगी। तो x⁻r और हमारे पास आ जाएगा x⁻t, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो हमें होगा r बार और t बार, यानी कि ऊपर ये हमारे पास मॉडुलो वाले ग्रुप के अंदर, और इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स आर और फाई ऑफ एक्स टी। अब मुझे कोई ये समझा सकता है ये GR या कोई और, के ये जो सेकंड स्टेप लिखा है जो r बार या t बार लिखा हुआ है ये किस बेस पे लिखा हुआ है। हेलो आवाज आ रही है, मतलब आ रही है, क्या क्वेश्चन किया है? मैंने ये क्वेश्चन किया है कि ये जो लेट किया है कि एक्स आर इज इक्वल टू एक्स टी, एक्स रेज टू पावर टी लिखा हुआ है, इसको नीचे लिखा है दिस इंप्लाइज दैट आर बार इज इक्वल टू टी बार, कैसे लिखा है ये। देखो ना, हमने कहा है कि जो CN और जो ZN है वो हमने ये शो करवाना है कि वो आइसोमॉर्फिक हैं नहीं वो तो, एक दूसरे के। वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ इसी स्टेप की बात कर रहा हूँ कि एक्स आर इज इक्वल टू एक्स टी है, क्या एक्स आर को मैं टी सॉरी एक्स रेज टू पावर आर को मैं आर बार से शो कर सकता हूँ, यानी कि इसके इक्वल लिख सकता हूँ इसको।
क्योंकि लिख बेसिस सकते हैं। सेम देखिए है ना, जैसे ना लिख बेसिस सेम है और पावर्स अगर मतलब तो वो पावर्स भी सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। और उसके अलावा मतलब अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो देखें, अगर एक्स सी एन में हमारे पास एक्स की पावर 1 है ना, तो इधर जी एन में हमारे पास वो 1 बार के इक्वल है, तो इस लिहाज से भी हम उसे कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि और जो दूसरा x, वो जो अच्छा इसका मतलब जो x रेज टू पावर 1 है उसे हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। हाँ, एक्स रेज की पावर 1 है ना, मतलब और जो 1 मॉड्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से सेम होंगी, तो इसलिए भी शायद हम लोग उसे मतलब नहीं पावर्स को इसलिए भी हम इक्वल लिख सकते हैं नहीं, फिर शायद। इक्वल तो हम नॉट तब श्योर। लिखेंगे ना जब हम फाई ऊपर और अप्लाई उसको करेंगे। तुमने डिफाइन भी तो किया है ना। नहीं, डिफाइनिंग जो है वो फाई के साथ है, मैं सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब कि सी एन और जी एन के कि एलिमेंट्स को इक्वल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि डिफाइनिंग के साथ लिख सकता हूँ, वैसे अदरवाइज नहीं लिख सकता। अब यहाँ पे उसने दिस इम्प्लाइज दैट इसलिए लिखा है कि जैसे मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कशन की थी होमोमॉर्फिज्म वाली, कि अगर एक एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें एलिमेंट मिल रहा है तो उसके इन्वर्स के करस्पॉन्डिंग हमें इन्वर्स एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट जरूर मिलेगा। यानी कि डोमेन और कोडोमेन वाली बात मैंने वहां पे की थी। तो यहाँ पे हम इसे इक्वल नहीं लिख सकते, मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि x रेस टू पावर r के करस्पॉन्डिंग हमें एक r बार वाला एलिमेंट जरूर मिलेगा जो कि zn से बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से x रेस टू पावर t लेकिन के करस्पॉन्डिंग हमें एक t एलिमेंट जरूर मिलेगा जो कि zn से बिलोंग कर रहा है। इस बेस पे लिख सकता हूँ मैं। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी ना, हाँ जी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जितना सेम ऑर्डर होंगी। अगर जी जी, सेम होंगी तो तभी हमें मिल रही है ना एलिमेंट्स यहाँ पे। सही है। तो फिर x जो हमारे पास r बार है इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ x रेज टू पावर r, और t बार को लिख सकता हूँ फाई ऑफ x रेज टू पावर t। बेसिकली हमारे पास एलिमेंट से हम इमेजेस के ऊपर आ गए हैं, तो ये हमारे पास वेल डिफाइन यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद हमारे अच्छा, पास जी मैंने ये पूछना था कि देखें जैसे पीछे ये इसमें लिखा हुआ कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, तो हमने मतलब Cn को प्रूव करवाना है कि वो आइसोमॉर्फिक है Zn के। हम ये नहीं कह सकते कि जो Zn है वो आइसोमॉर्फिक होगा Cn के। तो आप इस तरह भी तो कह इस सकते हैं, मतलब तरीके से इसके भी कर इनवर्स लें, में अगर आप हम चलें। डिफाइनिंग चेंज कर लें। आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पे एक ठीक है। आप एक चीज देखें, मैंने अभी आज आपको जो 3 थ्योरम करवाए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आप देखें जो फर्स्ट में हमारे पास g ओवर k से h के ऊपर डिफाइनिंग थी। अब जो सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम है हमने उसको उलट करके कंसीडर किया। मतलब जो बाद में लिखा हुआ था हमने उसको g कंसीडर किया, और जो पहले लिखा हुआ था उसको हमने h कंसीडर किया। तो हमारे पास ये उलट भी हो सकती है कि जो हमारे पास, आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, अगर उसका हम इन्वर्स लें तो वो भी हमारे पास बाइजेक्टिव ही होती है। वो बाइजेक्टिव ही होती है। जी बिल्कुल, ये ठीक है। उसी केस में हमारे पास आ जाता है। या आप ZN से CN के ऊपर भी इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं, और वो भी हमारे पास आइसोमॉर्फिक ही होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 1 1, तो आप ये जो वेल डिफाइन किया उसको उलट करके लिख दें। उसके बाद ऑन टू आ जाता है, वो मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास जो डिफाइनिंग होती है वही हमारे पास ऑन टू होती है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म में हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, किससे? CN से, और फिर हमने उसको क्या करना है कि प्रिजर्व करवा देना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, आप देखें फाई ऑफ एक्स आर और एक्स रेज टू पावर टी, इन दोनों को मैंने लिया, तो ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, आर प्लस टी हो जाएगा। इसको मैं यू बोल देता हूँ क्योंकि दोनों हमारे पास बेसिकली इंटीजर हैं, ऐड होके भी एक इंटीजर ही आएगा। तो जो यू होगा वो भी 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और n-1 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफाइनिंग, यानी कि जो डिफाइन हमने ऊपर किया उसी से लिख सकता हूँ। फाई ऑफ एक्स रेज टू पावर यू को मैं यू बार लिख सकता हूँ, और फिर यू को जगह पे दोबारा वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आर बार प्लस टी बार, और इसको अलग अलग लिख दें तो फाई ऑफ एक्स रेज टू पावर आर प्लस फाई ओवर एक्स रेज टू पावर टी। तो हमारे पास जो फाई है वो आइसोमॉर्फिज्म हो गया है, यानी कि यहाँ पे होमो भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी और वेल डिफाइन भी। तो हम कह सकते हैं कि सी एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है अगला थ्योरम, कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है, किसके? जेड के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये आपने खुद कर लेना है, इसमें इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल वही है कि इन्फिनिटी यूज़ किया गया, यानी कि सी इन्फिनिटी रख दिया। और इसके बाद आगे उसकी डिफाइनिंग भी सेम वैसे ही है कि यानी इंटीजर आएगा कि अगर मैं फाई एक्स रेज टू पावर एन के ऊपर अप्लाई करूंगा तो हमें इंटीजर मिलेगा n। अगर n 1 है तो यहाँ पे भी n 1 हो जाएगा दूसरी साइड पे भी।
इसको आइसोमॉर्फिक शो करना है, मींस के इसे भी वेल डिफाइन ऑन टू 1 1 ये और हम 1 कर and 1 लेंगे। ये आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है जी एक रिमार्क्स दिया, वो कहता है ये आल सारे जो साइक्लिक। आइसोमॉर्फ जी जी हेलो। कुछ नहीं। अच्छा जी, हमारे पास आगे एक रिमार्क्स दिया हुआ है कि ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबिलियन एंड फैक्टर ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक एंड हेंस अबिलियन। मतलब कि जितने भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो बिलियन होते हैं, और अगर मैं फैक्टर ग्रुप लूँ किसका, साइक्लिक ग्रुप का, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो भी साइक्लिक होता है और अबिलियन होता है। क्यों? क्योंकि देखें, जब मैं फैक्टर ग्रुप की बात करता हूँ तो हम उसमें एक सब ग्रुप लेंगे। जब मैं सब ग्रुप लूंगा तो आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा कि हर साइक्लिक ग्रुप का जो हमारे पास सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फैक्टर ग्रुप भी बेसिकली आएगा वो हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप का होगा वो साइक्लिक होगा, और हर साइक्लिक ग्रुप हमारे पास बिलियन होता है, तो यहाँ पे बिलियन भी आ जाएगा। इसका नीचे ये रिजल्ट आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही? हेलो। भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही भाई? बाकी ये गर्ल्स में से मेरी आवाज आ रही बहुत है? ज्यादा अटक अटक कर आ नहीं, रही दिमाग आवाज के है। नहीं आ पास रही। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? जी जी, रिमार्क्स जो आपने बताया उसके बाद आवाज नहीं आई। अच्छा चलें दोबारा बता देता हूँ आपको। ये जो हमारे अब आ गई। जी सियार, मेरा क्वेश्चन है, जी जी ऐसा होता है कि हर ग्रुप का जो भी सब ग्रुप ले, जो नहीं, जो ग्रुप ले उसका जो भी सब ग्रुप ले वो सारे के सारे ही नॉर्मल हो। समटाइम ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल ना हो, तो वहाँ ये प्रूफ क्या करेगा? मतलब कि हमारे पास ऐसा ग्रुप, आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हो कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जिसका एक नॉर्मल सब ग्रुप उसमें अगर ना हो तो फिर ये रिजल्ट क्या करेगा? जी, मतलब अच्छा मैं ये आपने कहना चाह रही अच्छा थी मैं कि आपको एक हमारे पास अच्छा, फैक्टर होता है ना। अच्छा मैं आपको एक हाँ थ्योरम, जी। यहाँ पे 2 3 थ्योरम यूज़ करता हूँ। अब आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास जो हर साइक्लिक ग्रुप होता है वो बिलियन होता है। हाँ जी, फिर आपने ये भी पढ़ा है। पढ़ा होगा कि अगर किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो तो वो भी बिलियन होता है। हाँ जी, पढ़ा है। अब जब ऑर्डर 2 आ गया तो इट मींस उस ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट से हमें एक सब ग्रुप भी जनरेट होगा, हाँ जी, और और उस वो बिलियन। हाँ जी, और उसका हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो वो जो हमारे पास सब ग्रुप है कि यानी कि जो वो भी हमारे पास आगे बिलियन ही होगा इसी तरीके से, और वो खुद इटसेल्फ साइक्लिक भी होगा। ये वही कंडीशन आ गई। और फैक्टर भी बन जाएगा उसका। हाँ जी, वो आगे फैक्टर में भी आगे फिर हमारे पास हाँ यूज जी। हो सकता है, तो इस बेस पे आप कह सकते हैं, क्योंकि इन जनरल है तो हमें एक आधा नॉर्मल तो मिल ही जाता है, और बाकी बात ये आ जाती है कि नॉर्मल सब ग्रुप की अगर कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो एटलीस्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूँ इटसेल्फ, हर ग्रुप अपना नॉर्मल भी होता है और आइडेंटिटी भी उस आइडेंटिटी सब ग्रुप भी उसकी नॉर्मल होती है। ये तो आपने रिजल्ट पढ़ा होगा। यार ये क्या मसला है? अच्छा, तो मैं यही बात कर रहा था कि हमारे पास जो नॉर्मल वाली कंडीशन है, अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो आप ये भी देख लें कि हर ग्रुप अपना नॉर्मल होता है और जो आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है वो भी उसके नॉर्मल होता है, तो फिर वो हमारे पास ट्रिवियली केस एग्जिस्ट कर सकता है कि अगर कोई और नॉर्मल सब ग्रुप हमें नहीं मिलता तो हम इस केस में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला थ्योरम? चलें अब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो ये काफ़ी सारे पीछे भी क्वेश्चन थे कि हम कॉन्जुगेट एलिमेंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पीछे हम यूज़ करते हैं या काफ़ी जगह पे इसको। तो यहाँ पे ये कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। जी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? पैराडाइज अपना माइक बंद कर ले, बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं।
नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। अब मेरी आवाज़ सबको आ रही है? आ रही जी है। भाई। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट एलिमेंट को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो वो यहाँ पे ये कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन एक्स एंड वाई आर conjugate if y is equal to g inverse x g for some g belongs to